Good morning, students. Today I am discuss the new topic of the quantum number. Quantum number. This number are electrons position and stability. ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड स्टेबिलिटी कंफर्म करता है। इससे पहले हम जानते हैं कि क्वांटम नंबर का यूज कहाँ से शुरू हो गया और कैसे क्वांटम नंबर का यूज हुआ, किस साइंटिस्ट ने किया। जबकि इससे पहले हम जान चुके थे कि बोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने बता दिया था कि एज अ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल जो सराउंड कर रहा है आपके सेल्स में के यल या नहीं। तो जैसे ही ये कुछ दिनों तक ये चलता रहा, डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली ने तुरंत डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। अब इलेक्ट्रॉन वेव, जैसे वेव आया तो वहां पर एक चेंज हो गया मॉडल, इसे बोला गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसी से रिलेटेड है ये क्वांटम नंबर, ये वेरिएबल्स है। इस वेव को बाद में एनर्जी श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने बताया कि इसकी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होती है। इलेक्ट्रॉन probability of the wave equation depends upon the 3D means dimensional structure or depends upon the three numbers: principal number, azimuthal number, and magnetic number. The four variables are found in spin quantum number. So depends upon all orientation of the positive or negative clockwise and are briefly discuss about the quantum number. Firstly, location of electron. Location of electron. इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहां पर है, पहले ये आपको बताता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो चीजें, वो नंबर जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिसे आगे चल के हम पढ़ लेते हैं, इसकी एनर्जी भी बताता है और स्टेबिलिटी बताता है। तो एनर्जी इससे पता चल जाता है, स्टेबिलिटी इससे पता चल जाता है। तो आप लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बारे में श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने बता दिया था कि 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक्स वाई जेड में ये जहां भी रहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी उसी पर डिपेंड करेगा। तो लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो वह नंबर जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एंड प्रोबेबिलिटी को बताता है, उस नंबर को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, इसको n से डिनोट करते हैं। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड नंबर है एल, एजीमुथल, एजी एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड नंबर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ वेरिएबल्स है जो कि स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 वेरिएबल्स हैं, जिसको 3 वेरिएबल्स या 3D डायमेंशनल पर श्रोडिंगर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया था। और बाद में ये एक नया आ गया था स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीनों चारों मिलाकर ये होते हैं मेन टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर, द 4 टाइप्स। Number 1, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number। वन वन क्वांटम नंबर हम डिस्कस करते हैं।
जनरली जो बुक्स में आपका लिखा है उसमें देखिए साफ साफ ये बताता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमारा डिपेंड करता है सेल पर, यानी ये इलेक्ट्रॉन की सेल के बारे में बताता है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन की सेल ये बताता है तो किस सेल में है, ठीक है। बाकी एक्चुअल में अभी आपको बता रहा हूं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर बुक्स में बताया है कि इलेक्ट्रॉन की सब सेल बताता है, सब सेल। ओके, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन का, ये बताता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स किस ऑर्बिटल्स में ये है। और लास्ट में ये कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन बताता है कि इसका ओरिएंटेशन कहां पर है, इसका क्या फार्मूला है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल पर डिपेंड करता है, जिसकी जो सेल होगी वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ये हेड ऑफ द क्वांटम नंबर, इसीलिए इसको कहा गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। केवल जीरो नहीं होगा, बट n इज इक्वल टू नॉट जीरो, ओनली 1, n इज इक्वल टू 1 2 3, कोई भी इंटीजर हो सकता है जो कि सेल्स पर डिपेंड करता है, 1 2 3 ये हो जाएगा। और एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर में सब सेल पता चलता है, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पता चल गया कि सब सेल S में है, P में है, D में है, कहां पर है, तो ये आपका सब सेल बता देता है, जो कि इसका फार्मूला एक होता है n-1 जीरो से लेकर, ये हमेशा n- होता है और जीरो से लेकर होता है। तो इसकी वैल्यू हम इसी से बाद में निकाल लेते हैं कि n अगर यदि 1 है L क्या होगा, इसके बारे में भी हम बताते हैं थोड़ा सा डीपली। और इसके बाद L की जो वैल्यूएशन होती है वो S के लिए 0, T के लिए 1, D के लिए 2 और 3, D के लिए 3, वो अभी हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स आ गए, तो ऑर्बिटल्स में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे हमको पता चल गया कि 1 2 3 4 5 sp-df में है, तो अब sp-df में कहां पर है, fpx में है, py में है, pz में है, जिसका एक नया फार्मूला होता है m को 2l+1, 2l+1 ये टोटल नंबर होता है मैग्नेटिक का 2l+1, 2l+1 जितनी वैल्यू होती है L की उसमें +1 ऐड हो जाता है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है। या इसके वेरिएशन की बात करते हैं तो ग्रेटर देन +1 0 एंड -1, तो ये फार्मूला इसका हो जाता है, जितना भी बल है L माइनस हो जाता है, कॉमा 0 लग जाता है और फिर ये +L हो जाता है। जो भी वैल्यू L की होती है, अगर 2 होती है तो +2 है, -2 -1 0 ऐसे करके हो जाता है, अभी इसको बता रहे हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर ये ऑलरेडी स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ये 2m होती है, जितना m होगा वो 2m हो जाएगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ±1/2, ये हो जाता है ±1/2, ये ओरिएंटेशन पर पता चल जाता है। जैसे ये ऑलरेडी एसपीडीएफ में देखेंगे, s का बनाएंगे, s में 2 स्ट्रक्चर ये हो गया, इसमें से आपको पता चल जाएगा इसका 0 है तो 0 हो जाएगा। p के लिए होगा तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स में px py pz, तो अब इसी की वैल्यू हो जाएगी ये -1, ये 0, ये +1, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का -1, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का 0, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का +1। ओके, और जितने ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इनका 1 इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन एक पॉजिटिव जाएगा और एक नेगेटिव जाएगा, यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये जनरल समरी है जो कि आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है, आप पेन कॉपी लिए होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप देख चुके हैं कि इंटीजर नंबर होगा, जीरो नहीं होगा, बाकी जो सेल की वैल्यू आएगी जाएगी वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। सेल और ऑर्बिटल, ये सेल और ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक है। ऑर्बिटल, क्योंकि देखो ऑर्बिटल्स क्यों बता रहा है, क्योंकि सेल्स जो होता है जब तक ये इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल था तब तक के एल एम एन हम ऐसे बोलते थे, बट जब हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव है, तो इलेक्ट्रॉन वेव है, तो वेव का मतलब ही हो गया कि वहां पर सेल
समझ में नहीं आएगी, केवल आपका ऑर्बिटल्स रहेगा जो कि ऑर्बिटल्स पर पूरा डिपेंड करेगा। ये साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये साइज बताता है इलेक्ट्रॉन का, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड साइज भी बता देगा आपका और एनर्जी बताती है। ओके, ये साइज और एनर्जी आपका दोनों बताता है। अब हम देखेंगे इसका जब मेन पार्ट है, अब जब हमको पता चल गया कि n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये 0 लिखेंगे तो काट देंगे। n इज इक्वल टू 1 भी है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है। कोई भी इंटीजर नंबर आप ले सकते हैं जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे 1s आता है तो 1 के लिए हो जाएगा, 2 आता है, 0s नहीं आता, 1s 2p है ना, जैसा भी होगा ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, सेल नंबर जो होगा ये आपका क्वांटम नंबर होगा। जैसे आपका n इज इक्वल टू 1, अब k 0 है तो होगा ही नहीं। अब n इज इक्वल टू 1 है तो कौन सी सेल बता रहा है, k। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो हमारा k के बाद क्या है, k l, फिर ये क्या बता रहा है m, ये क्या बता रहा है n। यदि n इज इक्वल टू 2 है तो हमारा सेल नंबर क्या होगा, l। n इज इक्वल टू 3 है तो सेल नंबर होगा m, n इज इक्वल टू 4 है तो m। और हो सकता है बट हमको उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये हमको पता चल जाएगा कि ओके n इज इक्वल टू 4 है तो आपसे पूछ सकते हैं सेल नंबर, तो आप बोलेंगे n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहाँ के m n o हो जाएगा। वो भी बस, उससे ज्यादा एलिमेंट्स ही नहीं है तो जरूरत ही नहीं आएगी, कितना भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जितना लिखोगे आप ऐड होता चला जाएगा वो, ठीक है। वो इनफाइनाइट तक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो प्रोबेबिलिटी में हमको ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से है वो कितने अराउंड कितने दूर है। अगर k के पास है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत कम है, l के पास है तो एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो हमको एनर्जी, क्योंकि हमको क्या बताना है, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल इससे पता चल जाएगा। अभी k का साइज जो होता है छोटा होता है, k के बाद साइज के एल का बड़ा होता है, फिर उससे एम का बड़ा होता है, फिर जैसे जैसे आप ये आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। तो साइज इससे पता चल जाएगा, यानी जैसे जैसे एन की वैल्यू आएगी तो हमारा साइज क्या होगा, ये हमारा साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता चला जाएगा, क्योंकि के का जो साइज होगा वो बहुत छोटा होता है, एल का साइज उससे बड़ा होता है, तो ये यहाँ पर जो आपकी साइज होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि इफ द n is equal to 4 and if the n is equal to 2 तो so the size of the orbital biggest, then कौन सा आपका बड़ा होगा। तो आप समझ लीजिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब साइज इंक्रीज होगी तो बोर्स ने ये पहले ही बता दिया था, अगर साइज इंक्रीज होती है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी भी इसकी क्या होगी, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि बोर्स ने बता ही दिया था के एल एम एन जैसे जैसे आ जाता है ग्रेटर देन हो जाएगा, इसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी और साइज भी इंक्रीज होगी। ये दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब इसकी एनर्जी निकालने की बात आई तो वो आपके सिलेबस में हालांकि नहीं है, बट श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव कर दिया था कि यदि इसकी एनर्जी निकालना हो, ई एच एनर्जी निकालना होता है, इसका एक फार्मूला होता है ई एंड का माइनस 136, ये एक माइनस 136 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, मतलब एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी एन एन लिखा हुआ एन, इस एनर्जी निकालने से ये हमको पता चल जाएगा किसकी एनर्जी ज्यादा है। जनरली आपके 11th सिलेबस में ये आएगा, इससे क्लियर या 1 2 3 4 इस फार्मूले में ई एन एन की वैल्यू रख देंगे, जो भी हो एन इज इक्वल टू 1 है तो 1 रख देंगे, जेड होगा मतलब एटॉमिक नंबर जिसका वो रख देंगे, यहाँ पर एन स्क्वायर एन 2 है तो 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, जो भी आ जाएगा इस फार्मूले से उसकी एनर्जी हमको पता चल जाएगी कैसे। तो इसी एनर्जी को हम निकाल के बाद में उन्होंने दिया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आल्सो इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबको लगभग समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पर क्लोरीन का निकाल रहे हैं, क्लोरीन 17 का, तो क्लोरीन 17 का निकालेंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2, देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। 2 2 ये कितना हो गया 7, यहाँ पर होगा 2p5, देखिए, ठीक है। तो या 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है पर्टिकुलर वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए जो 3 है इसका यही n नंबर है, ये तो 3 आपका n नंबर, तो n इज इक्वल टू 3 है, तो सेल होगी m, और यहाँ पर उसकी वैल्यू करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर z की जगह पर 17 रखेंगे और n की जगह पर नंबर 3 रख देंगे, तो इसकी एनर्जी टोटल निकल आएगी। Okay, student. So the principal quantum number very easy. Only depends upon the cell and size and energy. Okay, increasing order of the K, L, M, N. So it also increase of the size and energy. नंबर सेकंड देखते हैं जो बहुत एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या नंबर 2 L or azimuthal quantum number, azimuthal quantum number in other names of angular momentum quantum number। ये इलेक्ट्रॉन की सेफ शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, इसकी शेप क्या है, ठीक है। इसकी ये हमेशा यहाँ पर क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान से रखिएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, जिसे हम नए नाम से जानते हैं या बुक में लिखा है या टीचर्स आपको बताते रहते हैं कि पहले सेल, फिर सब सेल, फिर ऑर्बिट, फिर ओरिएंटेशन। जबकि जनरली देखा जाए तो वो एनर्जी आपको बताया और साइज बताया, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ पर है, कितनी है, और उसकी साइज क्या है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी उसका शेप ऑफ ऑर्बिटल कहाँ पर है, स्फेरिकल है कि डबल डेम्बल है कि डेम्बल है कि लीफ लाइक है, कैसा है, वो आपको शेप ऑफ बताता है। जो कि लिख सकते हैं यहाँ L0 भी हो सकता है, इसमें ध्यान रखना है आपको, L0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी होगा, 3 होगा, 4 होगा, जितना है वो M हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 0 भी आपका ऐड होगा, ठीक है। नेम ऑफ सब सेल, यही चीज बुक में आपकी लिखी रहती है, आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आ जाएगा। यहां पर हो जाएगा नेम ऑफ सब सेल, नेम ऑफ सब सेल। अब जो आप देखते होंगे कि वैल्यू निकल आई है एल की, कि एल की वैल्यू सब सेल के लिए, एस के लिए 0 होती है ना, और पी के लिए क्या होती है 1 होती है, डी के लिए क्या होती है 2 होती है, ठीक। जैसे बढ़ता जाता है एफ के लिए 3 होती है, तो कहां से आता है, वो नेम ऑफ द सब सेल से आता है आपका। अब नेम ऑफ द सब सेल में 0 जो है वहां पर एस होगा, एस सब सेल, ठीक है, और 1 के लिए क्या होगा पी सब सेल, ये 2 डी, एस पी डी, और ये एफ। अभी जी आपके सिलेबस में भी नहीं है और ये वैल्यू भी पता भी नहीं है, तो आप 4 लिखे तो जी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। एस पी डी, अब देखिए 0 के लिए एस, पी के लिए 1, डी के लिए 2, और इसके लिए आपको क्या बता दिया एफ। ये आप सब सेल, ये भी सब सेल पर डिपेंड कर रहे हैं। अब सब सेल की शेप आपको पता है, जो कि हम ऑर्बिटल्स में आपको बता चुके हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स में हम आपको अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि एस का जो शेप होगा कैसा होगा, एस का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है स्फेरिकल का, ठीक है, स्फेरिकल हो जाता है ये। और पी का क्या होता है आपको सबको मालूम है, डेम्बल लाइक होता है, तो ये डेम्बल लाइक हो जाता है। डी का क्या होता है, डबल डेम्बल लाइक हो जाता है, यानी ये आपका शेप बता देता है। एफ की बात करते हैं तो उसका बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी आप लोग को उसको देखना भी नहीं है ना वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको शेप यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी शेप क्या होती है। ये जर्नल azimuthal quantum number is 0, subcell S, and shape of the spherical 1p dumbbell, 2d double dumbbell, 3f,
एंड लीफ लाइफ स्ट्रक्चर आर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ये अभी आपका नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसे समझ में आएगा जब जब आप n की वैल्यू देखोगे। अभी आपने देखा था n इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, n 0 नहीं होगा वहां पर, ठीक है। अब हमको देखना है कि l की वैल्यू, ये हो गई n की और यहाँ पर l, तो आप ध्यान से देखिएगा जब ये 1 होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, n माइनस 1 क्या हो जाता है, 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 नंबर ऑफ द सब सेल डिपेंड्स अपॉन द 0 1, कैसे, क्योंकि हमको पता चल गया s के लिए ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, और 3 के लिए 3 वेरिएबल, 1 2 0 1 2, और 4 के लिए 4 वेरिएबल 1 2 3, और जितना बढ़ेगा वो बढ़ता चला जाएगा, यानी नंबर ऑफ द सब सेल इन सेल, नंबर ऑफ द सेल, जो नंबर ऑफ इसका सेल है वही यहाँ पर सब सेल हो रहा है। कभी कभी किसी बुक में देखो लिखा मिलता है n इज इक्वल टू 4 है तो l इज इक्वल टू 4, उसको प्रूव करेंगे हम यहाँ से आप अच्छे से देख लोगे तो हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए देख सकते हैं यहाँ से, ये क्या है 1s, ओके 1s, और ये क्या है 2s, ये क्या है 3s, ये क्या है 4s, ये 2p, और ये 3p, जैसे जैसे आएगा, और ये 4p, ओके स्टूडेंट, ये नंबर है ये आपका, और यहाँ पे जैसे जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा d, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा d, यहाँ पर हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा ऑलरेडी आपका, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है 3d है तो 4d 4b 4d 4f, चाहे 1 2 3 से आप कर लेंगे, चाहे ये ओरिएंटेशन से आप कर लेंगे, तो आप ये प्रूव कर देंगे कि नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इज इक्वल टू सेल, जो भी नंबर ऑफ द सेल होती है उस पर डिपेंड करती है सेल की वैल्यू, ये हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट एजीमुथल का, ठीक है। इसमें एग्जांपल ऐसे कभी नहीं आते, ये आपको केवल समझाने के लिए है। उसमें एग्जांपल ऐसे आएगा, इफ n इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 0, बट इफ इज इक्वल टू n, इस सब की वैल्यू, ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसको देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहां से शेप ऑफ द ऑर्बिटल बता रहा है। शेप ऑफ द ऑर्बिटल में s के लिए 0 हो जाएगा, आप समझिए। अब यहां से एग्जांपल आप समझ रहे हैं, l की वैल्यू आपको मालूम चल गई इससे, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0, और p के लिए क्या होती है 1, d के लिए क्या होती है 2, f के लिए क्या होती है 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता चल जाएगा। इफ n इज इक्वल टू आप निकाल लेंगे, इफ n इज इक्वल टू 4, l की वैल्यू आपको निकालना है, l की वैल्यू निकालेंगे आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4, ओके। जब ये 4 है तो हमारे पास देखिए 4 में कहाँ रहा 1 2, वैल्यू निकालोगे आप, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3, अभी आपने यहाँ पर निकाला n इज इक्वल टू 4, तो क्या थी 0 1 2 3, तो ठीक है ये l की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर m की वैल्यू निकालेंगे, अब देखो 0 है तो 0 से पता चल जाएगा स्फेरिकल है, ठीक है। ये जैसे जैसे पता चलता जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर m की बात आएगी, n इज इक्वल टू 0, m भी क्या होगा 0, म्यूट कर दीजिए जितना ज्यादा हो रहा हो। अब m की वैल्यू इससे निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा -1, ओके, कॉमा 0 प्लस 1, ये 1 की 3 हो जाएगी, इससे पता चल जाएगा px py pz, यहाँ से d पता चल जाएगा -2 -1 0 +1 +2। अब देखिए ये तो साइज बता रहा है, क्योंकि इसी से पता चला कि d है तो डबल डम्बल लाइक हो गया। अब अगर 3 हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3 कामा -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, ये 1s, ये हो गया ना पूरा उसी तरह, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, यानी अगर इसका ऑर्बिटल हम बना दिया है, s के लिए बना, ये p के लिए बना, और ये किसके लिए बना d के लिए बना 5, और ये f के लिए आपका बना,
7 इसमें हो जाएगा, एक इसके लिए एक इसके, ये सारे ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स का डिवाइडेशन हो जाएगा। ये s, ये p, देखिए ये s के लिए हो गया, चाहे कोई भी s हो सकता है, ये ऑलरेडी p के लिए हो गया, ये d के लिए हो गया, ये f के लिए हो गया। अब देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ये s है, इसका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, इसका होगा डम्बल होगा, इसका डबल डम्बल होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये m इफ n इज इक्वल टू 4 है, ये वैल्यू इसकी निकाल। अब 2l प्लस 1 कैसे प्रूव करें, अब देखिए f इफ l इज इक्वल टू 2 कहीं भी मान सकते हैं, l इज इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू 5 कैसे हो गई, तो 2l प्लस 1, 2l 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया 4 और प्लस 1 यानी 5 है, 1 2 3 4 5, l इज इक्वल टू 3 तो फार्मूले में रख देंगे 2l प्लस 1, ये 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब लास्ट में अभी आपका आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर वो ऑलरेडी ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, जो भी जीरो हो चाहे वो, सब में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, देखो 1 2 ये सब के लिए है ना, तो सब इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव 1/2 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1/2 हो जाएगा। तो जितना m है उसके दुगुना ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि सारे का अलग अलग निकलेगा, इसके लिए भी प्लस 1/2, इसके लिए माइनस 1/2, सब के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन जो है वो डिपेंड करेगा s में, ठीक है। ये 2 है तो 2 दिखाई देगा, ये 6 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2, जितनी बार होगा उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा, तो टोटल नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको सिंपल तरीके से ये बताया गया, टोटल नंबर निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे, बट टाइम अब हो रहा है, फिर भी हम एक बता दे रहे हैं आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन का जब हमको निकालना होता है, देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे नाइट्रोजन है 7, नाइट्रोजन के 7th इलेक्ट्रॉन का पूछ लिया, चारों क्वांटम नंबर बताइए, 4 क्वांटम नंबर आर 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर n आपको दिखाई दे रहा है, n इज इक्वल टू साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पर रख देंगे 2। अब यहाँ पर l आपको मालूम है कि l का वैल्यू जो होती है s के लिए 0 होती है और p के लिए 1 होती है, यहाँ पर लास्ट में p है इसलिए l इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब आपको m निकालना है, m की वैल्यू किससे निकलेगी, देखो इससे, तो p है, आप देख सकते हैं इधर p है, तो p कैसे होता है, pxy pz, ओके, ये x का इलेक्ट्रॉन है, ये y का है, और ये क्या है, z का इलेक्ट्रॉन है, px py pz। तो थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन ये होगा, इसकी वैल्यू ये 0, ये -1, ये +1, तो इसी इलेक्ट्रॉन का तो पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा +1, ओके। अब ये पूछ रहा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर देखिए जनरली जब इलेक्ट्रॉन पहले जाता है तो हुंड्स रूल्स में पता चल गया कि क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा +1/2। ये 4 क्वांटम नंबर आपका आ गया नाइट्रोजन के 7th इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नाइट्रोजन का 7th इलेक्ट्रॉन जो लास्ट है उसकी ये 4 क्वांटम नंबर निकल आए। अगर दूसरा एग्जांपल आप लेना चाहते हैं, कोई भी ले लीजिए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का देख लेंगे तो 1s2 2s2 2p4, अब 2p4 आ गया, इसका मतलब ध्यान से देखिए n इज इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा सेम है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू, अब p के लिए वैल्यू l की क्या होती है 1, अब m निकालेंगे, अब m देखिए इसमें तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर, जब ये फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, ये हो जाएगा -1, s के निकालेंगे तो देखिए ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, नीचे आया है तो -1/2 हो जाएगा। ये चारों क्वांटम नंबर आपका ऑक्सीजन के निकल गए। इसी भी एलिमेंट्स का निकालेंगे तो इसी तरह आप निकाल लेंगे, सारे चारों क्वांटम नंबर आ जाएगा। इसके बाद पॉली एक्सक्लूजन लॉ है, पॉली एक्सक्लूजन लॉ में बता दिया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर, 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती, वो आगे चल के आपको हम बता देंगे। ये आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पूछता है तो ये वैल्यू आपको आनी चाहिए, ये अगर आ जाएगा तभी क्वांटम नंबर आएगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, किसी का पूछ सकता है, क्लोरीन का पूछ सकता है, ब्रोमीन का,